जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों, रोज़ की भांति एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं आज होमवर्क सीरीज़ को लेकर। ये जो होमवर्क आप लोग को दिया जाता है, जो आगामी आने वाली परीक्षा है उन सभी को नस्ते-नाबूद करने के लिए कारगर साबित होने वाली है। आगे जो भी जुलाई अगस्त में जो एग्ज़ाम बिहार पुलिस, उसके बाद बिहार SSC का, आगे दरोगा का भी वैकेंसी आने वाली है, उन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही अच्छा डिस्कशन यहाँ पे करवाया जाता है और यहाँ से हूबहू क्वेश्चन टकराने की संभावना रहती है। आप देख सकते हैं पिछले बिहार पुलिस में मैं भी एग्ज़ाम दिया था, जो कि यही डिस्कशन से, और वहाँ पे मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ बिहार पुलिस का। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अगले आने वाली बिहार पुलिस के लिए फिर से चलाया जा रहा है एक नया सीरीज़, जिसमें लूसेंट में शुरू से किया गया। इसमें एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद साइंस में आपको फिजिक्स चल रहा है, और उसके बाद ये जो सार संग्रह और उसके बाद SPD का भी करंट भी चलाया जा रहा है। तो इसी सब को देखते हुए आज क्वेश्चन कराया जाएगा। और कल जो आप लोग को क्वेश्चन दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, इसका जवाब देना था। क्वेश्चन था सत्याग्रह की अभिव्यक्ति क्या है, तो इससे इसका आंसर हो जाएगा अहिंसा। और इनमें कल दो ही लोग का जवाब आ पाया है। जो पहले स्थान पर ऋषिका पोद्दार जी हैं और दूसरे स्थान पर MD इमरान अंसारी, दूसरे स्थान पर MD इमरान अंसारी जी हैं। और इन दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखे और जो क्वेश्चन दिया गया था उनका जवाब कमेंट के माध्यम से दिए। तो आज आप लोग का जो ही क्लास होमवर्क दिया गया था उसको करवाया जाएगा, और उससे पहले जो ये रोज़ का करंट अफेयर होता है उस करंट अफेयर को करवाया जाएगा। और बताइएगा लास्ट में आप लोग को वीडियो कैसा लगा। जैसा भी लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ क्लास में। क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास बालिकातान का संबंध किससे है। ये हो जाएगा फिलीपींस और USS हो जाएगा। ठीक है, फिलीपींस और USS हो जाएगा। बता दीजिएगा बताइए ऑपरेशन अटलांटा का संबंध किससे है। ये यूरोपीय नौसेना और भारतीय नौसेना से हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा वर्ष 2025 में केंद्रीय बजट 2025-26 किसने प्रस्तुत किया है ये। ठीक है, निर्मला सीतारमण। बताइए कितना बार पेश किए ये अभी तक 8 बार पेश कर चुके। ठीक है, बता दीजिएगा आप लोग 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार कौन सा केंद्रीय बजट पेश किया है। 8वीं बार पेश किया। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कम कृषि उत्पादन वाले कितने जिलों का शामिल किया गया। 100 जिलों को शामिल किया गया। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा हाल ही में 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है। ये समर अबू एलॉफ को दिया गया है। ठीक है, बता दीजिएगा फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा आप लोग 2025-26 के बजट में व्यक्तिगत आयकर की नई छूट सीमा क्या निर्धारित किया गया है, कितना। ठीक है, 12 लाख हो जाएगा। 12 लाख रुपए तक छूट दिया गया, इसमें टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा बजट 2025-26 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य GDP के कितना प्रतिशत रखा गया है। ये 4.4% रखा गया। और 24-25 के लिए कितना रखा गया, 4.8% रखा गया। बहुत अच्छा जवाब। बता दीजिएगा बजट 2025-26 के अनुसार देश में शीर्ष दाल उत्पादक राज्य कौन है। ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश। ठीक है, बताइएगा भारत में कितने दालों को आत्मनिर्भरता के लिए घोषित किया गया। 3 दाल कौन हो जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक है, तुअर यानी अरहर, उड़द और मसूर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा बजट 2025-26 में कितने नए गंतव्यों को जोड़ने के लिए UDAN योजना को संशोधित किया गया है। 120 गंतव्यों को जोड़ने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा हाल ही में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है। ये भूटान की है। भूटान की है। बताइए भूटान की राजधानी कहाँ हो जाएगा, थिम्पू हो जाएगा। और भूटान का मुद्रा क्या हो जाएगा, नेगुल्ट्रम हो जाएगा। बहुत ठीक है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किसे जाना जाता है। ये भूटान को ही जाना जाता है। बहुत अच्छा बताइए केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के लिए कितने इंजनों को रेखांकित किया गया है। 4 इंजन हो जाएगा। ठीक है, ये चार इंजन जो हो जाएगा कृषि हो जाएगा, MSME हो जाएगा, निर्यात और निवेश हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि किस वर्ष तक बढ़ा दी गई है। ये 2028 तक बढ़ा दी गई। और बताइए जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुआ था। ये 2019 में 25 दिसंबर 2019 को शुरुआत की गई थी। बहुत अच्छा जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा आप लोग हाल ही में रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इनका संबंध किस देश से था। अर्जेंटीना था। इनका संबंध अर्जेंटीना से था। बहुत अच्छा जवाब, अर्जेंटीना हो जाएगा। बताइएगा
इटली की राजधानी कहाँ हो जाएगा? रोम। रोम हो जाएगा। बताइए इटली की राजधानी रोम किस नदी किनारे बसा हुआ? ये टाइबर नदी किनारे बसा हुआ। बताइएगा अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ हो जाएगा? ब्यूनस आयर्स हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है? ये इटली में। और एटना ज्वालामुखी इटली, ये भी इटली में है। बता दीजिएगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को? ये स्ट्राम्बोली को कहा था। बहुत सारा बताइएगा इटली में की गंगा किससे कहा था? पो नदी को इटली का गंगा कहा था। बहुत सारा। अगला क्वेश्चन बताइएगा बजट 2025-26 में कुल सरकारी व्यय का अनुमानित आंकड़ा क्या है? 50,65,345 करोड़ रुपया हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अगला क्वेश्चन भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? 54वां दुर्गावती। ठीक है, वीरांगना दुर्गावती। ये कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। बहुत अच्छा बता दीजिएगा 56वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? ये गुरु घासीदास कहाँ पड़ता है? ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते लाने की घोषणा की है? ये बोत्सवाना से की। बोत्सवाना से किया गया है। और इससे पहले भी लाया गया था 8 चीते। कहाँ से लाया गया? नामीबिया से। और नामीबिया से जो 8 चीते को लाया गया था उसको कहाँ रखा गया था? किस नेशनल पार्क में? कूनो नेशनल पार्क। ये कहाँ पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा इसी बात पे 57 में टाइगर रिजर्व कौन जाएगा? ये 57 राता पानी हो जाएगा। आपको बताइए राता पानी किस राज्य में पड़ जाएगा? ये भी मध्य प्रदेश में पड़ जाएगा। और यहाँ पे बताइए 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? ये माधव टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, 58वां टाइगर रिजर्व माधव बना है। और बता दीजिए ये जो कहाँ पड़ेगा माधव टाइगर रिजर्व? मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये बताइएगा आप लोग कि मध्य प्रदेश का कितने क्रम का टाइगर रिजर्व बना है? 58वां। ये 9वें नंबर का मध्य प्रदेश का 9वें क्रम का हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। बता दीजिएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किस देश में हुआ था? ये हुआ था पाकिस्तान में। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब पाकिस्तान में हुआ था। और इसका फाइनल मैच किस देश में खेला गया था? यूएई में खेला गया था। बहुत अच्छा जवाब। बता दीजिएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कुल कितने टीम शामिल हुए थे? 8 टीम शामिल हुए थे। कुल 8 टीम शामिल हुए थे। बहुत अच्छा जवाब। बता दीजिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 40 वर्षों के जिद्दा की यात्रा करने वाले पहले भारतीय नेता बने हैं। बताइए जिद्दा शहर किस से संबंधित है? ये सऊदी अरब से। बताइए सऊदी अरब की राजधानी क्या हो जाएगा? रियाद हो जाएगा। ठीक है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? ये यूएई में खेला गया था। और इसमें फाइनल विजेता कौन बना था? ये भारत बना था। और बताइएगा आईसीसी चैंपियंस 2025 का और उप विजेता कौन रहा था? ये न्यूजीलैंड रहा था। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा तो आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे भारत से? ठीक है, शिखर धवन भारत से ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। बताइएगा इसमें जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत सभी मैच कहाँ खेले थे? सभी मैच यूएई में खेले थे। और फाइनल तो यूएई में हुआ ही था। बताइएगा दुनिया का पहला पूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? ये होगा अमरावती। अमरावती कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। और ये आंध्र प्रदेश क्या है? राजधानी है। आंध्र प्रदेश राजधानी अमरावती हो जाएगी। ठीक है, अमरावती। बता दीजिएगा महिला प्रीमियर लीग 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? ये कब हुआ था? ये बताइए कब हुआ था? ये फरवरी मार्च में हुआ। ठीक है, बताइए ये जो WPL जो है इसे 25 का कौन सा संस्करण रहा? ये तीसरा संस्करण। बताइए पहला संस्करण का विजेता कौन रहा था? मुंबई इंडियंस। और दूसरा का विजेता RCB बेंगलुरु हो जाएगा। बहुत अच्छा, बेंगलुरु हो जाएगा। बताइएगा WPL 2025 में कुल कितने टीम शामिल हुए हैं? 5 टीम शामिल हुए हैं। और आईपीएल में 10 टीम शामिल हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब 10 टीम हो जाएगा आईपीएल के लिए। बताइएगा WPL 2025 नीलामी की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन जाएगी? सिमरन शेख हो जाएगा। और ये कितना में बिके हैं? 1.90 करोड़। 1.90 करोड़ में बिकी है। बताइएगा हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण सेठ को। अजय भूषण पांडे हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा WPL 2025 की विजेता टीम कौन बनी है? ये मुंबई इंडियंस बनी है। और ये कितनी बार जीता है? ये दूसरी बार। पहला बार और तीसरा बार भी यही जीता है। ठीक है, बताइएगा WPL 2025 में उप विजेता कौन बनी है? दिल्ली बनी है। बहुत सारा दिल्ली बनी है। तीनों उप विजेता दिल्ली ही रही है। बताइए WPL 2025 टूर्नामेंट की सबसे मूल्यवान खिलाड़ी कौन बनी है? बताइएगा नेट साइबर ब्रंट हो जाएगी। और बताइए ऑरेंज कप किसे देगा? ऑरेंज कैप का कौन लिया? इसी को दिया गया, नेट साइबर ब्रंट को ही दी गई है। बताइएगा ये जो ऑरेंज कैप किसे दिया था? जो सबसे ज्यादा रन बनाती है। ठीक है, बताइएगा इसे पर्पल कैप किसको दिया गया है? सबसे ज्यादा रन विकेट लेने वाला। जी, सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों को दिया जाता है।
बताइएगा हाल ही में गड़िया पूजा कहाँ मनाया गया? ये त्रिपुरा में मनाया गया। और भुजागिरी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये भी त्रिपुरा में ही मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा WPL 2025 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द मतलब सीजन कौन चुना है? कोड है कोई, अमनजीत कौर हो जाएगा, अमनजीत कौर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा IPL 2025 में कुल कितना टीम शामिल हुआ था? 10 टीम। अभी तो बोले थे। बताइएगा IPL 2025 में नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? ये ऋषभ पंत हो जाएंगे। कितना में बिके हैं? 27 करोड़ में हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिए आप लोग, हाल ही में चर्चा में रही बाबा बोखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? ये बोखनाग उत्तराखंड में स्थित है। ये उत्तराखंड में स्थित है बाबा बोखनाग सुरंग। बता दीजिएगा IPL 2025 में कौन सा संस्करण था? ये IPL का 18वां संस्करण था। ठीक है, बता दीजिए भारत रत्न भी कितने व्यक्ति को दिया गया है? 5 व्यक्ति को दिया गया। कौन कौन हो जाएगा बता दीजिए आप लोग। भारत रत्न पूछ रहे हैं हम। लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, ठीक है, देखिए कर्पूरी ठाकुर हो जाएंगे, और चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव हो जाएंगे। ठीक है, टोटल 5 आदमी सुन लीजिए फिर से। लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव, इन टोटल 5 व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, आप लोग बता दीजिएगा वर्ष 2025 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? 139 प्रदान किए गए टोटल। तो आज का जो भी स्टैटिस्टिक्स और करंट का पोर्शन था उसको देख लिया गया। अब चलते हैं लुसेंट के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था उसको करवाने का कोशिश किया जाएगा। और लुसेंट में आप लोग का एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है और वहीं से करवाया जाएगा। कल वैदिक सभ्यता शुरू किया गया था और वैदिक सभ्यता से ही आगे की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो बता दीजिएगा वैदिक सभ्यता में गाय को क्या कहा गया है? गाय को अधन्या कहा गया है। बता दीजिए आप लोग अधन्या का मतलब क्या होता है? ना मारे जाने वाली पशु। बता दीजिएगा उस समय गाय को हत्या करने वाले के लिए क्या सा दंड मिलता था? देश निकाला या फिर उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। बहुत अच्छा जवाब। बता दीजिएगा आर्यों का प्रिय पशु कौन हो जाएंगे? ये घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा। और आर्यों का सर्वाधिक प्रिय देवता कौन हो जाएंगे? इंद्र हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब, इंद्र हो जाएंगे, उनका प्रिय देवता हो जाएगा। बता दीजिएगा आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सा हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। ठीक है, लोहा। और सबसे पहले किस धातु का खोज किया गया था? सबसे पहले तांबा का खोज किया गया था। ठीक है, बता दीजिए आप लोहा को क्या कहा जाता था उस समय? श्याम आयस कहा जाता था। और बताइएगा आप तांबा को क्या कहा जाता था? लोहित आयस कहा जाता, लोहित आयस कहा जाता था। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा भारतीयों को लोहा का ज्ञान ईसा पूर्व कौन सदी में हुआ था? किस सदी में? 8वीं सदी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा आप लोग व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? पनी कहा जाता था, पनी कहा जाता था। ठीक है, बताइएगा वैदिक काल में जो है ना वस्तु को लेन देन के लिए कौन सा प्रणाली प्रचलित था? ये वस्तु विनिमय, लेन देन के लिए वस्तु विनिमय प्रचलित था। ठीक है, उसमें मुद्रा का प्रचलन नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। पैसा नहीं था, मुद्रा देता। आप लोग बता दीजिएगा ऋण लेकर ब्याज देने वाले को क्या कहा जाता था? शुद्धखोर, बैंक नोट या शुद्धखोर कहा जाता था। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता कौन हो जाएंगे? ये अग्नि हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब, अग्नि। अभी अपना लोग पूजा करते हैं अगरबत्ती जला देते हैं, आहुति देते हैं, सरस्वती पूजा में चल रहा था रावण, अग्नि। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र नदी कौन हो जाएगी? ये सरस्वती हो जाएगी। बहुत अच्छा बताइए ऋग्वेद में गंगा का कितना बार उल्लेख किया गया? 1 बार किया गया। और यमुना का उल्लेख कितना बार? 3 बार किया गया। और सर्वाधिक किस नदी का उल्लेख है इसमें? ये इसका सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है। ठीक है, सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया। बता दीजिएगा उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान कौन देवता ले लिए थे? ये प्रजापति ले लिए। प्रजापति हो गए जो इंद्र की जगह सबसे प्रिय देवता माने जाने लगे। बता दीजिएगा विष्णु के 3 पगों की कल्पना किस काल में की गई है? ये उत्तर वैदिक काल में की गई। ठीक है, बहुत अच्छा, उत्तर वैदिक काल में की गई है। बताइएगा उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय कौन सा यज्ञ होता था? राजस्व यज्ञ किया जाता था। राजस्व यज्ञ किया। आप लोग बताइए किस काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा? ये उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में होने लगा था। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा युद्ध का नेता किसे कहा जाता था? युद्ध का नेता ये इंद्र को कहा जाता था। और वर्षा का देवता इंद्र को, ये भी इंद्र को कहा जाता था। उसमें इंद्र को भगवान को पूजा किया जाता था, भगवान वर्षा करवा देते थे। अभी वर्षा का बहुत जरूरी है, इतना गर्मी लग रहा है, इसी वजह से हम लोग खुले में आके वीडियो बना रहे हैं आज। बता दीजिए
देवता एवं मनुष्य के बीच कौन मध्यस्थता करते थे? अग्नि ये अग्नि के द्वारा किया जाता था। बहुत सारा बताइएगा। आकाश के देवता कौन होते थे? धौ होते थे। और बताइएगा उसमें सबसे प्राचीन देवता किसे माना गया है? इन्हीं को माना गया, धौ को ही माना गया। और बताइएगा आप लोग वनस्पति के देवता कौन होते थे? वनस्पति के देवता ये सोम हो जाएंगे, सोम। वनस्पति के देवता सोम हो जाएंगे। और आर्यों का सबसे प्यारा पदार्थ कौन था? सबसे सोमरस। और वो कहाँ, किस चीज से बनता था? ये तार से, खजूर से, वनस्पति से ही बनता था वो। बताइए पशुओं का देवता किसे कहा गया? पशु का देवता पूषण को कहा गया, पूषण को कहा गया। बताइएगा आंधी तूफान का देवता? आंधी, यही ये मरुद को कहा गया, मरुद। बता दीजिए विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता किसे कहा गया? ये विष्णु को कहा गया। ठीक है, बताइएगा विपत्तियों को हरने वाला देवता किन्हों कहा गया? विपत्तियों को हरने वाला देवता ये जो अश्विन को कहा गया, अश्विन को कहा गया। बता दीजिए आप लोग उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा गया था? सीरा कहा गया। और हल रेखा को क्या कहा गया? सीता कहा गया था। ठीक है, बताइएगा उत्तर वैदिक काल में निष्क और सातमान क्या थी? एक मुद्रा की इकाई थी। ये मुद्रा की इकाई हो जाएगी। बहुत सारा। और उत्तर वैदिक काल में बताइएगा सिक्का का प्रचलन था या नहीं था? नहीं था। उसमें क्या चलता था? वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। बहुत सारा। बताइएगा भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन दर्शन कौन हो जाएगा? ये सांख्य दर्शन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? ये कपिल हो जाएंगे। बहुत सारा कपिल हो जाएंगे। बता दीजिएगा आप लोग सांख्य दर्शन के अनुसार मूल तत्व कितना हो जाएगा? 25। मूल तत्व संख्या 25 है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला तत्व कौन हो जाएगा? ये प्रकृति हो जाएगा। सबसे पहला तत्व प्रकृति हो जाएगा। बहुत सारा। बता दीजिएगा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बताइएगा किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? ये मुंडकोपनिषद में ही की गई। मुंडकोपनिषद हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारा। बताइएगा ये जो गायत्री मंत्र है किस देवता को समर्पित है? ये सावित्री को समर्पित है। ठीक है, बताइएगा गायत्री मंत्र रचना किसके द्वारा किया गया? ये विश्वामित्र के द्वारा किया गया। बहुत सारा विश्वामित्र हो जाएंगे इनका रचयिता। बताइएगा श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? अशोक। ये नीमी नाम का व्यक्ति जो थे दायत्री ऋषि के बेटे नीमी के द्वारा शुरू किया गया था श्राद्ध कार्यक्रम। बताइएगा उत्तर वैदिक काल में किस नगर में प्रथम बार पक्की ईंटें का प्रयोग किया गया था? ये कौशाम्बी में। और बता दीजिएगा ये महाजनपद में कौशाम्बी किसकी राजधानी पड़ती थी? ये वत्स की राजधानी कौशाम्बी पड़ती थी। ठीक है, बता दीजिए आप लोग महाकाव्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और कौन कौन हो जाएगा? रामायण और महाभारत हो जाएगा। बहुत सारा। बता दीजिएगा महाभारत रचयिता किसे कहा जाता है? वेद व्यास। ठीक है, और बता दीजिए महाभारत को पुराणों में क्या कहा गया है? जय संहिता। पुराना नाम इसका जय संहिता हो जाएगा, पुराना नाम। ठीक है, बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन हो जाएगा? महाभारत हो जाएगा। बहुत सारा। बता दीजिए गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ था? ये उत्तर वैदिक काल में हुआ है। उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है आप लोग का। बता दीजिएगा किस संप्रदाय के प्रस्तावक वेदों की प्रमाणिकता पर सवाल नहीं उठाते थे? रूढ़िवादी विचारधारा के। ठीक है, रूढ़िवादी विचारधारा। बता दीजिए आप सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? कपिल हो जाएंगे। ठीक है, बताइए योग दर्शन के प्रवर्तक? ये पतंजलि। और न्याय के प्रवर्तक गौतम हो जाएंगे। और वैशेषिक के प्रवर्तक ये कनाद हो जाएंगे। और वेदांत का बादरायण हो जाएंगे। और मीमांस के कौन हो जाएंगे? ये जैमिनी हो जाएंगे। बताइएगा किस विचारधारा का अर्थ तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग की कला था? ये मीमांसा विचारधारा का प्रवर्तक हो जाएगा। बताइएगा किसमें मुक्ति प्राप्त करने के लिए तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास किया जाता था? ये न्याय विचारधारा में हो जाएगा। बताइए किसके अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ध्यान का प्रयोग करके मुक्ति प्राप्त कर सकते थे? ये योग विचारधारा के अनुसार। तो जो भी एंशिएंट हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जहाँ से पूछने योग्य क्वेश्चन था, वो सभी को देख लिया गया है। और अब चल रहे हैं ज्योग्राफी की ओर। ज्योग्राफी में नदियाँ चल रही थी, भारत नदियाँ आप लोग को पता है। और नदियाँ से कहीं ना कहीं 1 से 2 क्वेश्चन मिल ही जाती है। तो चलते हैं नदी की ओर और अच्छे से करेंगे इसको भी डिस्कशन। आप लोग बता दीजिएगा गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? ये त्र्यंबकम पहाड़ी हो जाएगी। त्र्यंबकम गाँव की पहाड़ी से निकलती है। बताइएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगी? गोदावरी नदी हो जाएगी। बताइए गोदावरी नदी की लंबाई कितना हो जाएगा? 1465 किलोमीटर हो जाएगा। और बता दिए दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी
ये कृष्णा हो जाएगी। कृष्णा नदी की लंबाई कितना हो जाएगा? 1401 किलोमीटर हो जाएगा। बता दीजिएगा आप लोग, वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी ये को। गोदावरी नदी को जाना जाता है। बहुत अच्छा जवाब है आप लोग का। बताइएगा आप लोग, दक्षिणी गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिणी गंगा पूछ गंगा, ये गोदावरी हो जाएगा। और बता दीजिए आप, दक्षिण भारत की गंगा लगेगा तो क्या हो जाएगा? कावेरी। ये कावेरी को कहा जाता है। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा, पेनगंगा, इंद्रावती, परनाहिता, मंजारी, ये सब किसकी सहायक नदी है? गोदावरी। ये गोदावरी की सहायक नदी है। बताइए आप लोग, कावेरी का उद्गम स्थल कहाँ से हो जाएगा? कावेरी ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की से। पहाड़ी से इसका उद्गम होता है कावेरी नदी का। बताइएगा, कावेरी नदी का मुहाना कहाँ हो जाएगा? कावेरी ये बंगाल की खाड़ी में। हो जाएगी, बंगाल की खाड़ी में। बताइएगा, कावेरी नदी का जो है समुद्र तल से ऊंचाई कितना हो जाएगा? 1341 मीटर, 1341 मीटर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, हेमावती और अकरावती कावेरी में किस ओर से सहायक नदी है? ये बाएं से सहायक नदी है। और बता दीजिएगा, काबिनी, भवानी और ये से अमरावती, ये किस तरफ से मिलती है? ये दाईं ओर से कावेरी की सहायक नदी हो जाएगी। बता दीजिएगा, तुंगभद्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हो जाएगा? गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूरा से भद्रा नदी निकलती है और ये बाद में तुंगभद्रा मिल जाती है। बताइएगा, तुंगभद्रा नदी का मुहाना कहाँ हो जाएगा? ये कृष्णा नदी हो जाएगा। बहुत सारा कृष्णा। बताइए, तुंगभद्रा नदी की लंबाई कितना हो जाएगी? 331 किलोमीटर, 331 किलोमीटर। ठीक है, बताइएगा, तुंगभद्रा का प्रमुख सहायक नदी का नाम बताइए आप लोग, एक दो का बताइए। कुमुदवती, वर्धा तथा हिंद हो जाएगा, मंगारी भी हो जाएगा। इसका सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी। बताइएगा, पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हो जाएगा? चेन्ना केसा पहाड़ी। ये चेन्ना केसा पहाड़ी कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? ये कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। और पेन्नार नदी का मुहाना कहाँ हो जाएगा? ये मुहाना हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में ही हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा, पेन्नार नदी की लंबाई कितना हो जाएगी? 597 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, पेन्नार नदी की प्रमुख सहायक नदी बता दीजिए आप लोग। ये पापहानी तथा चित्रावती इसकी प्रमुख सहायक नदी है। बता दीजिएगा, दक्षिण टोंस का उद्गम स्थल कहाँ से हो जाएगा? तमाशा कुंड जलाशय से निकलती है। ये तमाशा कुंड कहाँ पड़ता है? ये कैमूर पहाड़ी में पड़ता है। ठीक है, बता दीजिएगा, दक्षिण टोंस का जो है ये मुहाना कहाँ हो जाएगा? संगम या मुहाना ये गंगा नदी मिलती है। और गंगा में किस जगह मिलती है? सिरसा नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। बताइएगा आप लोग, दक्षिणी टोंस की लंबाई कितना हो जाएगा? 265 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, बता दीजिए आप लोग कि बिहार जलप्रपात किस नदी पे? टोंस नदी पर, दक्षिणी टोंस नदी पे ही है। बताइएगा, पेरियार नदी कहाँ से निकलती है? ये पेरियार झील से निकलती है। और पेरियार झील किस राज्य में पड़ता है? केरल में पड़ता है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा, उमियम झील कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। और उमियम झील से कौन सा नदी निकलता है? ये उमियम नदी ही निकलता है। जो सबसे छोटी नदी है। यह कैसे नदी है? छोटी नदी है। ठीक है, बहुत छोटी नदी है। बता दीजिएगा, हुगली किसकी एक शाखा है? ये गंगा की एक शाखा है। बताइए, हुगली नदी कहाँ अपना मुहाना बनाती है? बंगाल की खाड़ी में बनाती है। ठीक है, बताइएगा, हुगली नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन हो जाएगा? जलांगी इसका प्रमुख सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, जो हुगली नदी का है ना, मुख्य भारत नदियों में सबसे बड़ा है। बताइए, बेगई नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? बेगई कर्नाटक में। पश्चिमी घाट से निकलती है, कंडनमणि कन्यूर से निकलती है। ठीक है, पश्चिमी घाट जो पड़ता है। और बेगई नदी का ये मुहाना कहाँ हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में हो जाएगी। ठीक है, बता दीजिएगा, किसे पंच नदी के नाम से जाना था? किस जगह को? पंजाब को। पंजाब में मतलब पंच नदी क्यों कहा जाता है? वहाँ से 5 नदियाँ बहती है। बताइए, वहाँ से 5 कौन कौन नदी बहती है? ठीक है, सुन लीजिएगा, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये 5 नदियाँ पंजाब से बहती है। इस कारण से क्या कहता है? पंच नदी के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा। बताइएगा, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? गंगोत्री हिमानी हो जाएगा, गंगोत्री हिमानी। बताइए, कितना मीटर ऊंचाई से निकलता है? ये 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलता है। ठीक है, बताइएगा, गंगा की मुख्य धारा को क्या कहा जाता है? भागीरथी कहलाती है, भागीरथी कहलाती है। ठीक है, बता दीजिएगा, अब अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये बद्रीनाथ के ऊपर संतोपथ हिमानी से निकलती है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग कहलाता है। ठीक है, और बता दीजिए, अलकनंदा और पिंडार का संगम क्या कहलाता है? ये कर्ण प्रयाग कहलाता है। बहुत अच्छा बताइएगा, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्र प्रयाग कहलाता है। ठीक है, बताइएगा, अलकनंदा और भागीरथी का संगम देव प्रयाग कहलाता है। ठीक है, बताइएगा, गंगा नदी जो है ना, गंगा का नाम गंगा कहाँ के बाद पड़ता है? इसी देव प्रयाग के बाद। देव प्रयाग के बाद क्या कहलाता है? गंगा के नाम से जाना लगता है। उससे पहले उसको देव प्रयाग कहा जाता है। बताइएगा,
गंगा जो है जो मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करता है, किस जगह से? ये हरिद्वार से ये क्या करता है, मैदानी भाग में प्रवेश करता है। और यहाँ पहले क्या किस दिशा में मुड़ता है, ये दक्षिण में मुड़ता है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ता है और फिर पूर्व की ओर बहती हुई चली जाती है। बता दीजिएगा गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ये पद्मा कहा जाता है। बहुत अच्छा जवाब, पद्मा कहा जाता है। और बता दीजिए आप लोग ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। अच्छा जवाब है, जमुना कहा जाता है। ठीक है, बता दीजिएगा ब्रह्मपुत्र और गंगा को सम्मिलित धारा क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। पद्मा कहा जाता है और मेघना के नाम से जल गिराती है। बताइएगा ये जो गंगा नदी जो डेल्टा बनाती है वहाँ पे किस नाम से बनाती है? यही मेघना के नाम से गिराती है जल अपना। ठीक है, बताइएगा मेघना के सहायक नदी कौन हो जाएगा? बराक नदी। बताइएगा बराक नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा? ये मणिपुर के माउंट जानपो पहाड़ से निकलती है। माउंट जानपो पहाड़ से निकलती है। आप लोग बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा? चेमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है। चेमयुंगडुंग। बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना हिमानी सरोवर झील से कितना मीटर दूर निकलती है, कितना किलोमीटर दूर पर है ये चेमयुंगडुंग जो है ये जहाँ से ब्रह्मपुत्र निकलती है ये मानसरोवर झील से कितना किलोमीटर दूर में है? 80 किलोमीटर दूर स्थित है ये। बताइएगा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये सांगपो के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? ये दिहांग कहा जाता है। बहुत अच्छा जवाब, दिहांग हो जाएगा। और बताइएगा ब्रह्मपुत्र को असम में क्या कहा जाता है? ये ब्रह्मपुत्र ही कहा था। बताइएगा ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस जगह से प्रवेश करती है, कहाँ से, किस राज्य से? असम से। ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और सादिया कस्बे से प्रवेश करती है। बताइएगा ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना कैसा नदी है? ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदी उस नदी को कहा गया जिसका जो है ना गंगा हिमालय के उत्पत्ति से पहले से बह रही है, उसको पूर्ववर्ती नदी की संज्ञा दिया जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र कैसी नदी है? ये पूर्ववर्ती नदी का नदी है। ठीक है, सबसे चौड़ी है। बताइएगा भारत का। आप लोग बता दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट से सहायक नदी का नाम बताइएगा। आप लोग क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट से प्रमुख सहायक नदी कौन कौन हो जाएगी? बूढ़ी दिहांग हो जाएगी, धनसिरी हो जाएगी, कलंग हो जाएगी। अब बता दीजिएगा ब्रह्मपुत्र के दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन हो जाएगी? ये सुबनसिरी, कामेंग, मानस एवं संकोच नदी हो जाएगी। ठीक है, बता दीजिए सुबनसिरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा, कौन सा देश होगा जगह? ये तिब्बत में निकलता है, तिब्बत से ही हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से कौन सी नदी आके मिलती है दाहिने तट से? तीस्ता नदी मिलती है आकर, तीस्ता नदी मिलती है। ठीक है, और तीस्ता नदी मिलने के बाद ब्रह्मपुत्र क्या कहलाती है बांग्लादेश में? जमुना कहलाने जाती है। ठीक है, और अंत में जो है किस नाम से अपना जल गिराती है? पद्मा के नाम से। पद्मा के नाम से बंगाल खाड़ी में जल गिरा देती है। बता दीजिए आप लोग राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो साल भर बहती है कौन हो जाएगी? ये चंबल नदी हो जाएगी। चंबल नदी हो जाएगी। ठीक है, जवाहर सागर प्रपात जलप्रपात किस नदी पे है? ये चंबल नदी पे है। और जवाहर सागर किस राज्य में हो जाएगा? ये राजस्थान में हो जाएगा। और एक होता है गांधी सागर भी है। गांधी सागर किस नदी पे है? ये भी चंबल नदी पर है। और गांधी सागर किस राज्य में है? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए आप चुलिया जलप्रपात किस नदी पे है? चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर ही हो जाएगा। ठीक है, चंबल नदी। बता दीजिएगा सिंधु नदी कहाँ से बहती है भारत में? कहाँ से बहती है? लद्दाख से। लद्दाख से बहती है। बता दीजिएगा सिंधु नदी जल समझौता किस देश के बीच में चल रहा हुआ है? भारत और पाकिस्तान में। बताइए कब हुआ था सिंधु नदी जल समझौता? 1960 में हुआ था। क्या हुआ? ठीक है, 1960 में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब। बता दीजिएगा सिंधु नदी के साथ जो इसमें कौन इसका दो सहायक नदी है, एक झेलम एक चिनाब। सिंधु झेलम चिनाब इसका कितना % पानी भारत यूज कर सकता है? 20% ही कर सकता है। और 80% कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। ठीक है, बताइएगा किस राज्य में सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक काम करता है? कौन सा राज्य हो जाएगा ये? सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच कौन सा राज्य जल विभाजक का काम करता है? ये हरियाणा और दिल्ली राज्य हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा। क्योंकि देखिए इससे पूर्व से नदियां जो बंगाल खाड़ी में गिरता है और इसके पश्चिम में बढ़ने वाली नदी अरब सागर में गिरता है। ठीक है, बताइएगा अम्बाला से सुंदरबन तक मैदान लगभग कितना किलोमीटर फैला हुआ है? 1800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पंजाब में पड़ता है। अम्बाला तो पंजाब में ही है। तो ज्योग्राफी में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उससे भी देख लिया गया है। चलते हैं फिजिक्स की ओर। साइंस में जो भी दिया गया था फिजिक्स में, आज गर्मी कुछ काफ़ी ज़्यादा ही लग रही है। गर्मी को ना देखते हुए तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आप लोग बस क्यूज़ पे ध्यान दीजिए। जितना क्यूज़ सुनेगा उतना ही आप लोग को याद होगा। और थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए फिजिक्स की ओर चलते हैं, फिजिक्स शुरू करते हैं। आप लोग बता दीजिएगा
आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? एक अनुपात होता है, ये एक अनुपात। बताइएगा आपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है या नहीं होता है? नहीं होता इसका है। कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, बता दीजिएगा मात्रक की सही प्रणाली में आपेक्षिक घनत्व का मान क्या होता है? समान होता है, समान होता है। और बता दीजिए आप लोग आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। ये हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, और बता दीजिएगा ये हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये प्लवन के सिद्धांत पे काम करता उत्प्लावन के है। सिद्धांत पर। ठीक है, उत्प्लावन, ठीक है, वही प्लवन के सिद्धांत पे कार्य करता है। आप लोग बता दीजिएगा समान जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए इसमें क्या होता है? तैरना आसान होता है। नदी में डूब जाइएगा लेकिन इसमें जल्दी नहीं डूबिएगा समुद्र में। आप लोग बताइएगा जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरता है तो उसका कितना आयतन ऊपर रहता है? पानी के ऊपर 1/10 भाग क्या होता है? ऊपर रहता है। और पानी के नीचे कितना भाग रहता है? 9/10 भाग पानी के क्या होता है? नीचे में रहता है। बहुत अच्छा। बताइएगा किसी बर्तन में पानी भरा है और उसमें एक बर्फ तैर रहा है, अगर बर्फ पिघल जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ये कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें जो पानी जल का स्तर वही रहेगा, उसका स्तर वही रहेगा। ठीक है, बताइए नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से क्या होता है? अधिक होता है, जिस कारण क्या होता है? अंडा उसमें तैरता है। ठीक है, बता दीजिएगा दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है? लैक्टोमीटर, यानी कि दुग्ध मापी लैक्टोमीटर। आपको पता दूध से संबंध, दूध दही से संबंध कोई भी क्वेश्चन आएगा सब लैक्टोज करके शुरू होगा उसका आंसर। लैक्टोज जैसे लैक्टोमीटर हो गया। बता दीजिएगा तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को क्या कहा जाता है? उत्प्लावन केंद्र कहा जाता है, उसको उत्प्लावन केंद्र कहा जाता है। और बता दीजिए उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व केंद्र से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर रेखा को काटती है उसे क्या कहा जाता है? उसे मित्र केंद्र कहा जाता है। बहुत सा मित्र केंद्र कहा जाता है। बताइए तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए शर्त है। बता दीजिएगा इसमें मित्र केंद्र गुरुत्व केंद्र से कहाँ होना चाहिए? हमेशा ऊपर होना चाहिए। मित्र केंद्र जो है गुरुत्व केंद्र से हमेशा कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। और दूसरा जो है वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। ये तैरने वाली वस्तु के लिए शर्तें हैं। आप लोग अभी टॉपिक नंबर 7 पृष्ठ तनाव शुरू होने जा रहा है। और बता दीजिएगा इसमें क्वेश्चन एक ही पदार्थ के अणु के माध्यम लगने वाले आकर्षक बल को कौन सा बल कहते हैं? इसको संसंजक बल कहते हैं। बताइएगा संसंजक बल सबसे अधिक किस में होता है? ठोस में होता है। ठोस में संसंजक बल सबसे अधिक है। इसका फलस्वरूप क्या होता है? इसका ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, लगभग निश्चित रहता है। ठीक है, बताइएगा किसमें जो संसंजक बल नग्न होता है? गैस में। गैस में संसंजक बल क्या होता है? नग्न होता है, नग्न के समान होता है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षक बल को क्या कहते हैं? कौन सा बल कहते हैं? असंजक बल। भिन्न पदार्थ लगे उसको असंजक बल। और एक समान बल हम कौन कहते हैं? समान में संसंजक होता है। ठोस में कौन सा बल होता है? संसंजक। और सबसे नग्न किसमें होता है? संसंजक बल गैस में होता है। बहुत सवाल इसे याद रखिए, गैस ला पूछता है। बता दीजिएगा किस बल के कारण एक दूसरे वस्तु एक दूसरे से चिपक जाते हैं? ये असंजक बल के कारण चिपक जाते हैं। बहुत सवाल बता दीजिएगा द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहती है। इसे क्या कहते हैं? इसको पृष्ठ तनाव कहते हैं। बताइए पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? T बराबर F/L हो जाएगा, यानी कि बल बटे क्षेत्रफल लंबाई। ठीक है, बल बटे। बताइएगा पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए क्या गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है? और इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल प्रति मीटर स्क्वायर। जूल प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा द्रव का ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम जाता है। ठीक है, और बताइएगा क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? ये शून्य होता है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। और बताइएगा घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाएगा, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। बता दीजिए आप लोग एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है उसे क्या कहते हैं? उसे केस नली कहते हैं। केस नली कहते हैं। बहुत सा जवाब। बताइएगा केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को क्या कहते हैं? केशिकत्व कहा जाता है। बहुत सा केशिकत्व कहा जाता है। ठीक है, द्रव के केस नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने के कारण क्या होता है? इसका कारण क्या हो जाएगा? द्रव का पृष्ठ तनाव हो जाएगा। द्रव का पृष्ठ तनाव। बताइएगा किस सीमा तक द्रव केस नली में चढ़ता है या उतरता है, या केस नली के किस पर निर्भर करता है? ये त्रिज्या पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर। बताइएगा संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव क्या होता है? अधिक होता है। और चौड़ी नली में क्या होता है? कम होता है। जितना कम चला रहेगा उतना ऊपर अधिक भागेगा, और जितना ज्यादा चला रहेगा उतना कम आएगा नीचे में। ठीक है, बताइएगा
सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोते हैं वो केस नली में कहाँ जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं नीचे उतरते हैं, ये ऊपर चढ़ते हैं, और जो नहीं भिगाते हैं वो नीचे आते हैं। ठीक है, बता दीजिएगा। ठीक है, जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी का सतह केस नली के अंदर धंसा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, ये न्यून कोण। इसका विपरीत में जब केस नली को पारे में डुबाया जाता है तो पारा केस नली में बर्तन में रखे पारे के सतह के नीचे ही रह जाता है, और इसके लिए कौन सा बनेगा कोण, ये अधिक कोण बन जाएगा, अधिक कोण बन जाएगा। बताइएगा कौन सा पेपर जो है स्याही को शीघ्र सोख लेता है, ये ब्लॉटिंग पेपर से। क्यों सोख लेता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो केस नली की तरह काम करते हैं, इसी कारण से स्याही को जल्दी सोख लेते हैं। आप लोग बता दीजिएगा लालटेन या लैंप की बत्ती किस कारण से तेल ऊपर चढ़ता है, केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़ता है। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण किस क्रिया के द्वारा चढ़ता है, जाता है ऊपर, ये केशिकत्व क्रिया के कारण ही चढ़ता है। बताइएगा वर्षा के बाद किसान अपने खेत को जुताई कर देता है, क्यों करता है जुताई, क्योंकि उसका उर्वरता बने रहे, देखिए बना रहे। जुताई इस कारण किया था क्योंकि मिट्टी में बनी केस नली टूट जाए और लंबे समय तक नमी बनी रहे। इसका अगर केस नली रहेगा तो सब पानी ऊपर आएगा, ऊपर क्या होगा, सूख जाएगा पानी और उसका नमी खत्म हो जाएगा। तो उस नमी को बने रहने के लिए क्या किया जाता है, उसको जुताई कर दिया जाता है। आप भी करते हैं जुताई, अच्छा इसलिए जवाब दे रहे हैं। खेत कहाँ बताइएगा बताइए गर्म सूप जो है पीने में स्वादिष्ट लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि उसका पिष्ट तनाव क्या होता है, कम हो जाता है और वो क्या होता है, जीभ पे अच्छी तरह से फैल जाता है, पूरा फैलेगा तो अच्छा लगेगा ही। ठीक है, बताइएगा साबुन के बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। बहुत सा जवाब। बताइएगा अब किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं, कौन सा बल कहते हैं, सायन बल कहते हैं, सायन बल कहते हैं। ठीक है, बताइएगा तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के माध्यम अपेक्षित गति का विरोध करते हैं उसे क्या कहा था, उसको सायनता कहा था। सायनता, बताइएगा सायनता केवल किसका गुण है, द्रव और गैस का, द्रव और गैस का गुण है, ठोस में सायनता नहीं पाया जाता। ठीक है, बता दीजिए द्रवों में सायनता अणुओं के मध्य लगने वाले बलों को किस बल के कारण होता है, ये इस संसंजक बल के कारण होता है। ठीक है, बताइएगा द्रव का अनुभार बढ़ने पर उसका सायनता क्या होगा, ये सायनता भी बढ़ जाएगा उसका। तो आज जो भी फिजिक्स में था इसको भी देख लिया गया। विविध का भी जो क्वेश्चन दिया गया है उसको भी फटाफट देखते हुए उसके बाद चलेंगे एसपीडी की ओर। बताइएगा स्थल सेना में सबसे ऊंचा पद कौन हो जाएगा, एडमिरल, ये जनरल का हो जाएगा, जनरल का। और वायुसेना में कौन हो जाएगा, एयर चीफ मार्शल हो जाएगा। ठीक है, और जल सेना का कौन हो जाएगा, जल सेना का एडमिरल हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब किया गया था, 1748 में किया गया था। ठीक है, बताइएगा जो है अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे माना जाता है, स्ट्रिंजर लॉरेंस को। बताइए स्ट्रिंजर लॉरेंस जो थे ये सेना का गठन कहाँ पे किए थे, किस जगह पे, ये मद्रास में किए थे, मद्रास में। ठीक है, बताइएगा भारत के प्रथम सीडीएस कौन बने थे, जनरल बिपिन रावत बने थे। और बता दीजिएगा ये कब बने थे, ये 2020 में बने थे और 3 वर्ष के लिए बने थे। उनका निधन हो गया, कैसे हो गया था, वायु दुर्घटना में इनका निधन हो गया। उनके बाद जो दूसरा सीडीएस बने थे वो कौन बने हैं, अनिल चौहान हो जाएंगे, अभी दूसरे क्रम पे चल रहे हैं। ठीक है, अनिल चौहान हो जाएंगे। बता दीजिएगा आप लोग मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान को किस नाम से जाना जाता है, इसको ऑपरेशन सद्भाव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइए कुछ संस्थान है और किस जगह पे है। बताइए थल सेना का नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है, ये ठीक है खड़गवासला में स्थित है। बहुत सा जवाब। बताइएगा इन्फेंट्री स्कूल कहाँ स्थित है, ये मऊ में स्थित है। बताइएगा आर्म्ड सेंटर कहाँ स्थित है, थल सेना का आर्म्ड सेंटर ये अहमदनगर में स्थित है। और बता दीजिए वायुसेना का एयर फोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ स्थित है, ये बेंगलुरु में हो जाएगा, जलाहली में बेंगलुरु में पड़ जाता है। बताइएगा वायुसेना एयर फोर्स एकेडमी कहाँ स्थित है, ये हैदराबाद में हो जाएगा, हैदराबाद में हो जाएगा। बताइएगा अग्निशामक सेवा के अधिकारियों का प्रशिक्षण कहाँ पे शुरू किया गया था, ये नागपुर के राष्ट्रीय अग्निशामक सेवा महाविद्यालय में किया गया था। बताइएगा इसका स्थापना कब किया गया था, इस महाविद्यालय का 1956 में किया गया था। मोरल होगा, मोरल है 148 148 50 उसको लास्ट में दीजिएगा। लाइन देखो
इसमें एंशिएंट हिस्ट्री तभी चलिए रहा थी इसमें। चलिए तब तक सार्वभौम तत्व चल रहा है, ये जो दर्पण का है बता दीजिएगा। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य कहाँ से मिला है? ये मोहनजोदड़ो से मिला है। बहुत सारे बता दीजिएगा आप लोग। वह मुगल शासक जिसने शाहरुख नामक सिक्का चलाया था वो कौन हो जाएगा? ये बाबर के द्वारा चलाया गया था। बहुत सारे बताइएगा। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? गलती बोले 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी। बताइए इसके खिलाफ कौन सा आंदोलन चलाया गया था? स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और बताइए इस दिन कौन सा दिवस मनाया गया था? बंगाल विभाजन के दिन शोक दिवस मनाया गया था। और एक और मनाया गया था, रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। बताइए किसके आह्वान पर रक्षा दिवस मनाया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पे रक्षा दिवस मनाया गया था, रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था। ठीक है, बताइएगा किस आंदोलन के दौरान देश को एक वर्ष में आजाद करने का लक्ष्य रखा गया था, नारा दिया गया था? ये असहयोग आंदोलन। बताइए असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920-22 में। ठीक है, 1920 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बताइएगा अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन जाएंगे? ये लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ठीक है, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। बताइएगा करजन बाली कौन हत्या किया था? मदन लाल ढींगरा। कब किया था इसका हत्या? 1909 में इसका हत्या किया गया था। ठीक है, बता दीजिएगा। बताइए भूख हड़ताल पर बैठे जतिन दास का मृत्यु कितना दिन हो गया था? 64वें दिन हो गया था। और कब हुआ था इनका मृत्यु? 13 दिसंबर 1929 को हो गया था। 1929 को इनका निधन हो गया था। बता दीजिएगा किसने कहा था आधुनिक सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धि व्यापक विनाश के हथियार का आविष्कार है? ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ठीक है, बताइए किसने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संविधान सभा में? ये जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा ये उस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा द्वारा? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। बहुत सारा बता दीजिएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? अनुच्छेद 123। बता दीजिएगा इसमें सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया? 129 में कहा गया। ठीक है, बता दीजिएगा। जो स्पीड नहीं ना हो रहा है, ठीक है, स्पीड होगा तो बोलिएगा, कम कर लेंगे। बताइएगा संविधान में उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते का प्रावधान नहीं है। बताइएगा इन उपराष्ट्रपति को वेतन किस पद के लिए दिया जाता है? राज्यसभा का नहीं, किस पद के लिए? तो राज्यसभा का पदेन सभापति के लिए दिया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन का चर्चा नहीं किया गया। और उपराष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है ना, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके सभापति के उनको उस रूप में दिया जाता है पेमेंट। ठीक है, बताइएगा स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब हुई थी, कब आई थी? 1952 में आया था। बताइएगा टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था? 1992 में आया था। बता दीजिए आप लोग ये जो है गिर संरक्षण कब आया था प्रोजेक्ट? 2006 में आया था। और मगरमच्छ परियोजना कब आया था? 75 में आया था, 1975 में आया था। और पूछ देगा इसमें हंगुल परियोजना कब आया था? 1970 में आया था। ठीक है, ठीक है। दक्षिणम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये जम्मू कश्मीर। और दक्षिणम किसके लिए फेमस है? ये हंगुल के लिए, हंगुल मिर्ग ही है, हंगुल के लिए फेमस है। बहुत सजवाब हंगुल के लिए फेमस है। बता दीजिएगा, बता दीजिए किस वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा परितंत्र में किसे ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना गया? सूर्य प्रकाश को माना गया। ठीक है, बताइएगा देश के पहले आपदा प्रबंधन संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? ये लातूर महाराष्ट्र में की गई थी। ठीक है, बताइएगा भारत में पहला विद्युतीकरण रेल सर्वप्रथम 3 फरवरी 1925 को कहाँ चलाई गई थी? बम्बई से कुर्ला तक। भारत में पूछे तो बम्बई से कुर्ला तक हो जाएगा। ठीक है, बम्बई से कुर्ला तक। बताइएगा मूत्र का पीएच मान कितना हो जाएगा? 6 होता है। ठीक है, बताइएगा मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। बहुत सारा बताइएगा रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन हो जाएगा? ये फाइब्रिन हो जाएगा। ठीक है, फाइब्रिन हो जाएगा। और बताइएगा रक्त को जमने से कौन रोकता है? कौन सा वर्णक? ये हिपेरिन हो जाएगा। और कौन सा विटामिन है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? विटामिन के करता है। और बता दीजिए आप लोग घाव को भरने में कौन सा विटामिन काम करता है? विटामिन सी करता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कर्बिक एसिड हो जाएगा। बहुत सा जवाब बताइएगा। बताइए एक तराशा हुआ हीरा चमकता है किस कारण से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण चमकता है। ठीक है, बता दीजिएगा आप लोग। बहुत सा जवाब है। मोबाइल फोन में किस प्रकार की बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? द्वितीयक सेल का हो जाएगा। ठीक है, द्वितीयक सेल क्या करता है? चार्ज हो सकता है। और प्राथमिक सेल क्या होगा? खत्म। पीओ फेंको वाला सिस्टम होता है, एक बार यूज किए जैसे वही पीओ फेंको।
एक बार चार्ज जो हुआ बाद बाकी खत्म है उसका। जैसे कहाँ किस लगता है, टॉर्च में लगता है जो बैटरी, घड़ी में लगता है, पेंसिल बैटरी, ये सब क्या होगा प्राथमिक हो जाएगा, द्वितीयक वाला में चार्ज कर सकते हैं। बता दीजिएगा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। बहुत सारा बता दीजिएगा मोसाद किस देश का खुफिया एजेंसी है, ये इजराइल का हो जाएगा। ठीक है, इजराइल का है। बताइएगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, कबड्डी हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय खेल ये हॉकी हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा कार की बैटरी में प्रयोग वाला अम्ल कौन जाएगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सा गैस निकलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, CO2। और सबसे भारी गैस कौन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही है, CO2 ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बता दीजिएगा मेगास्थनीज किसका राजदूत था, ये सेल्यूकस का राजदूत था। और ये किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का स्थापना किए थे, मौर्य वंश का स्थापना किया। ठीक है, बता दीजिएगा आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु कहाँ पे हुआ था, ये श्रावण बेलगोला, ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। बता दीजिए सर ये जो थे किस धर्म के अनुयायी बन गए थे, ये जैन धर्म के अनुयायी। ठीक है, बहुत सारा जवाब बताइएगा त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बहुत सारा बताइएगा चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था, ये ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। और एगो नौसेना सैनिक के लिए कौन प्रचलित था, ये भी चोले था प्रचलित। बता दीजिएगा भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ किया, किस शताब्दी में, ठीक है 12वीं शताब्दी में प्रारंभ किया गया। ठीक है, बताइएगा भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, ये अकबर के समय में। और ठीक है युद्ध किसके समय छिड़ा था, मतलब लड़ाई किसके समय होना शुरू हो गया, औरंगजेब के समय में हुआ था। और बता दीजिए औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 ईस्वी में हो गई थी। ठीक है, बताइएगा दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदी है, ये गोदावरी की सहायक नदी, गोदावरी नदी की सहायक नदी हो जाएगी। बताइएगा बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व ये नारा कहाँ से लिया गया, फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, और न्याय कहाँ से लिया गया है, ये रूस की क्रांति से लिया गया। बता दीजिए आप लोग इसे प्रस्तावना में कितना बार संशोधन किया गया अभी तक में, एक बार किया गया। और एक बार कब किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था, ये अवध में चला गया था, अवध में। ठीक है, बताइएगा पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुआ था, 1909 में किया गया था, 1909 में। बताइएगा ये किनका कथन है कि मैं जहां भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह का जगदीशपुर में किसका नेतृत्व किए थे, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ठीक है, बताइएगा बिरसा मुंडा का अनुयायी उन्हें क्या कहा, किसका अवतार मानते थे, धरती अब्बा के नाम से मानते। ठीक है, बता दीजिएगा 1835 ईस्वी में बिहार में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था, ये पटना में खोला गया था। ठीक है, जवाहर सुरंग किसके नजदीक स्थित है, ये कौन दर्रा के पास, ठीक है बनिहाल दर्रा के पास स्थित है। ठीक है, बता दीजिए भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था, संविधान सभा के द्वारा। बताइए क्रिप्स मिशन कब आया था भारत, 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। और बता दीजिएगा क्रिप्स मिशन में कितना सदस्य थे, 3 सदस्य थे। कौन कौन हो जाएंगे, ठीक है क्रिप्स अलेक्जेंडर और लॉरेंस हो जाएंगे। ठीक, क्रिप्स अलेक्जेंडर और लॉरेंस। बताइएगा बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, ये रोहतास में कितना प्रतिशत हो जाएगा, ये 75.59% हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि कौन महीना हो जाएगा, जुलाई जून हो जाएगा, 1 जुलाई से 30 जून तक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बता दीजिएगा नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया था, नील बंधु मित्र द्वारा लिखा गया। ठीक है, और क्वेश्चन बताइए। तो चलिए अब जो SPD का बुक है वहां से करवाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बताइएगा अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है, ये बिंदुसार को नाम। ठीक है, बिंदुसार को जाना जाता है। बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना था, ये बिंदुसार बना था। ठीक है, बिंदुसार बना था। बताइएगा बिंदुसार का पुत्र कौन था, अशोक जो उसका क्या बना था, उत्तराधिकारी बना था। बता दीजिए आप लोग अशोक मगध गद्दी पर कब बैठा था, 269 ईसा पूर्व में बैठा था, 269। ठीक है, बता दीजिए अशोक अपने राज्याभिषेक मतलब के कितने वर्ष बाद कलिंग पर अभियान किया था, कलिंग अभियान 8 वर्ष बाद, 8वें वर्ष में किया था। ठीक है, बताइएगा शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या थी, प्राकृतिक। अशोक के शिलालेख के बारे में बताया गया।
बता दीजिएगा शिलालेखों का प्रचलन किसने किया था? अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइए अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया है? देव नाम प्रिय कहा गया है। देव नाम प्रिय कहा गया। ठीक है, बताइएगा कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में किया गया। ठीक है, बताइएगा अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? ये उपगुप्त से शिक्षा ली थी। ठीक है, दीक्षा उपगुप्त से ली थी। बताइए अशोक की मृत्यु कब हो गई थी? 332 ईस्वी पूर्व में हो गई। 332 ईस्वी पूर्व में। बताइएगा मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? ये ग्राम। सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित कौन थे? ये पतंजलि हो जाएंगे। बताइएगा महाभारत के रचयिता कौन हो जाएंगे? ये पतंजलि ही हो जाएंगे। बताइएगा योग दर्शन कौन दिए थे? ये पतंजलि के द्वारा ही दिया गया था। बताइएगा शुंग वंश का अंतिम शासक कौन हो जाएगा? देवभूति। शुंग वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? महापद्म नंद हो जाएंगे। और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद हो जाएंगे। घनानंद को कौन मार दिया? चंद्रगुप्त मौर्य मारा। और किसकी सहायता से मारा है? चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त, उसी का नाम है, उसकी सहायता से मारा था। ठीक है, बताइएगा चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना था? चंद्रगुप्त प्रथम पूछ रहे हैं, समुद्रगुप्त हो जाएगा उसका उत्तराधिकारी। ठीक है, बताइएगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? श्री गुप्त हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है, बताइए गुप्त संवत किसके द्वारा चलाया गया था? गुप्त संवत ये जो चलाया गया चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। बताइएगा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ये हरिसेन था। ठीक है, बताइएगा समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना था? ये बन गया चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए याद रखेगा चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त और समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय। उल्टा पुल्टा कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बना था और समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय बन गया। ठीक है, बताइएगा मेघदूत किसकी रचना है? ये कालिदास की हो जाएगी। ठीक है, और कुमार संभव किसका हो जाएगा? ये भी कालिदास की हो जाएगी। बताइएगा गीत गोविंद की रचना कौन हो जाएंगे? जयदेव हो जाएगा। और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा हो जाएंगे। बता दीजिएगा आप लोग चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना था? ये कुमारगुप्त। याद कीजिए फिर से, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हो जाएगा। ठीक है, कुमारगुप्त हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा हुनों का आक्रमण किसके समय हुआ था? स्कंदगुप्त के समय हुआ था। ठीक है, और बता दीजिएगा सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कौन करवाया था? ये स्कंदगुप्त के द्वारा ही करवाया गया था। स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, बताइएगा गुप्त काल में भूमि राजस्व दर कितना था? उपज का 1/6। उपज का 1/6 हो जाएगा। बता दीजिएगा प्राचीन भारत का स्वर्ण युग किसको कहा गया? किस काल को? गुप्त काल को कहा गया। ठीक है, बताइएगा मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ है? ये भी गुप्त काल में हुआ है। ठीक है, अच्छा जवाब है। बताइए गुप्तकालीन रजत मुद्रा क्या कहलाती थी? ये रूपक कहलाती। ये रूपक कहलाती। ठीक है, बताइए गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी? दिनार। स्वर्ण मुद्रा दिनार कहलाती थी। ठीक है, बता दीजिए पुष्यभूति यानी कि वर्धन वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? पुष्यभूति वर्धन हो जाएंगे। बहुत सारा पुष्यभूति वर्धन हो जाएंगे। बता दीजिएगा प्रभाकर वर्धन का पुत्र कौन हो जाएगा? राजवर्धन व हर्षवर्धन था। राजवर्धन व हर्षवर्धन दोनों था, उसका पुत्र हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा भूमि देने की समानती प्रथा का प्रारंभ कौन किया था? ये हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। बता दिया चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, बता दिया हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन हो जाएगा? ये बाणभट्ट हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा भारत आने वाला प्रथम यवन शासक कौन हो जाएगा? ये डेमेट्रियस हो जाएगा। ठीक है, डेमेट्रियस प्रथम ही था। बताइए प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन था? प्रमुख हिंद यूनानी शासक मिनांडर था। ये मिनांडर हो जाएगा। ठीक है, मतलब यूनानियों के बाद भारत कौन आया था? शक। देखिए इसका एक क्रम है जो पूछता है, सुन लीजिए हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण। इसका क्रम है जो क्रम पूछ देगा पहले कौन आया, तो हिंद यूनानी शक पहलव कुषाण, इसी का क्रम हो जाएगा। बताइएगा आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? चरक को माना जाता है। और भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? ये नागा अर्जुन को कहा था। ठीक है, बताइएगा सिल्क मार्ग का प्रारंभ कौन किया था? कनिष्क के द्वारा किया गया था। ठीक है, शक संवत कब चलाया गया था? शक संवत 78 ईस्वी में चला गया। बहुत से बताया किसके द्वारा चलाया गया था? ये कनिष्क के द्वारा चलाया गया था।
अच्छा जवाब है आप लोग का, बताएगा। एक विक्रम संवत था, ये कब चला था? नहीं 58, दोनों में लास्ट में 8 है, याद रखिएगा। एक 58 एक 78। विक्रम कब हो जाएगा? ये 78 हो जाएगा। और शक कब हो जाएगा? ये सॉरी विक्रम 58 हो जाएगा और शक 78 हो जाएगा, उल्टा बोला गया था। ठीक है, बताइए मिनांडर को कौन हराया था? ये पुष्यमित्र शुंग हराया था, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा हराया गया था, बताएगा। मिलिंद पन्हो ग्रंथ का रचना कौन किया था? ये नागसेन के द्वारा कहा गया, ठीक किया गया था, ठीक है, नागसेन। बताइए चेदी वंश का शक्तिशाली शासक कौन हो जाएगा? चेदी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक ये खारवेल हो जाएगा, खारवेल हो जाएगा, खारवेल। बता दीजिएगा ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा कौन शुरुआत किया था? कौन शासक? ये सातवाहनों के द्वारा शुरू किया, सातवाहन के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, बताइएगा। बताइए अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? ये मॉस्की एवं गुर्जरा अभिलेख मिलता है। ये मॉस्की अभिलेख कहाँ पड़ता है? ये आंध्र प्रदेश पड़ता है। और गुर्जरा अभिलेख ये मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश पड़ता है, ठीक है। बताइएगा भरहूत अभिलेख की खोज कब किया गया था? भरहूत की खोज क्या, भरहूत मतलब अभिलेख होता है, खोज इसका कनिंघम के द्वारा किया गया 1873 ईस्वी में, ठीक है। अब जो करंट बच गया उसको भी लिया जा रहा है, स्पीडी से 1 लाइनर चला जाता है। बता दीजिएगा करंट में यही में था ना? बताइए ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन और किस देश ने दुनिया की पहली AI संधि पर हस्ताक्षर किया है? ये अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष खिताब कौन जीता है? ये जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया है, ठीक है। बताइएगा एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? ये चीन में किया गया है, ये चीन में किया गया, बहुत अच्छा। बताइएगा किस यूरोपीय देश ने 2 साल तक बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाया है? ये स्वीडन लगाया, स्वीडन लगाया, ठीक है। बताइएगा किस देश के मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये इंग्लैंड का हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा कहाँ हल्दी की नई प्रजाति खोजी गई है? ये नागालैंड में खोजी गई। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य ये नेपाल बना है, ठीक है। बताइएगा 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? ये गोवा में हुआ, ठीक है। बताइएगा G20 कृषि मंत्री परिषद बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? ये ब्राजील में हुआ, ब्राजील में हुआ, ठीक है। बताइएगा ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में कौन सा नया देश शामिल हुआ है अभी? ये अल्जीरिया शामिल हुआ है, ठीक है। बताइए किस देश ने ऑपरेशन यमन शुरू किया है? ये इजराइल के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। बताइएगा कौन वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक में Tier 1 पर पहुंच गया है? Tier 1 पर भारत ही पहुंच गया, भारत पहुंच गया। बताइएगा 15 सितंबर को दूरदर्शन ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? ये 65वां वर्षगांठ मनाया, 65वीं वर्षगांठ मनाया गया, ठीक है। बता दीजिएगा किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? ये तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु के द्वारा किया गया। बताइएगा कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? ये मैक्सिको हो जाएगा, मैक्सिको हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया है? ये रूस हो जाएगा, रूस के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, रूस के द्वारा शुरू किया गया। बता दीजिएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने MSME नीति 2024 शुभारंभ किया है? ये तेलंगाना के द्वारा किया गया, तेलंगाना के द्वारा। बताइएगा मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल कौन जीता है? ये ध्रुवी पटेल के द्वारा जीता गया, ध्रुवी पटेल जीती है, ठीक है। बताइएगा किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया है? ये उत्तराखंड हो जाएगा, ये उत्तराखंड हो जाएगा, बहुत अच्छा। बताइएगा श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ कौन किया है अभी? ये अमित शाह के द्वारा किया गया, ठीक है, अमित शाह के द्वारा किया गया, बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये विशाखापट्टनम किया गया। बताइएगा विशाखापट्टनम कहाँ स्थित है? ये आंध्र प्रदेश। बताइएगा विशाखापट्टनम किससे घिरा हुआ है? किस चट्टान से? डोमिनोज नामक चट्टान से घिरा। बताइएगा तूफान पुनासा ने किस देश में कहर मचाई है? ये चीन में मचाई है, चीन में मचाई है, ठीक है। बताइएगा किसने मुंबई में समुद्र तट सफाई अभियान 2024 शुरुआत किया है? ये भूपेंद्र यादव के द्वारा शुरू किया, भूपेंद्र यादव के द्वारा शुरू किया। बताइएगा 19वीं भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त मंत्री परिषद आयोग की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया है? ये पीयूष गोयल के द्वारा किया गया, पीयूष गोयल। बताइएगा अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ये ऑस्कर पियास्त्री। बताइएगा भारत कब तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2028 तक करेगा, ठीक है। भाषा कीर्ति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? इसे क्या भेल को दिया गया, भेल को दिया गया है। कहाँ से? आंध्र प्रदेश में लाल मिर्च होता है।
कोनो तो सतीजन कोनो दे दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाएगा और कल के लिए आप लोग के लिए एक होमवर्क सीरीज क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका जवाब आप लोग कमेंट के माध्यम से देना रहता है और आप लोग लास्ट तक वीडियो देखे होंगे जरूर जवाब दीजिएगा और आप लोग का नाम लिया जाएगा उसमें। बता दीजिए इसमें क्वेश्चन जो है, लाल मिर्च किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है? ये क्वेश्चन फिर सुनिएगा, लाल मिर्च किस राज्य में सबसे अधिक पैदा होती है? इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा और बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और जितना भी जो दोस्त सगे संबंधी जितने सभी में शेयर कीजिएगा, जितना भी ग्रुप हो सब में शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। फिर मिलते हैं कल अगले नए वीडियो में। सो इजी क्वेश्चन है, सब लाइक कमेंट